मईशत को आगे बढ़ाना है तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा, वो खासतौर से नहीं मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। ये पहले भी सिलेक्टेड थे और ये एक बार फिर सिलेक्ट होके आना चाहते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हर साल जब टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख आती है तो FBR के मुताल्लिक़ा फॉर्म्स और वेबसाइट में मसले मसाइल की खबरें भी साथ साथ आती हैं। इनकम टैक्स निज़ाम में पेचीदगियाँ आज भी बरकरार हैं। बताया जा रहा है कि FBR की वेबसाइट पर जो फॉर्म मौजूद है उसमें रिफ़ंड एडजस्टमेंट का कॉलम दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा, जिससे टैक्स फाइलर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा बजट में हुकूमत ने 1 से ज़ायद प्रॉपर्टी पर सालाना 1% टैक्स वसूल करने का ऐलान किया था। ये टैक्स 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद मार्केट की कीमत की जायदादों पर वसूल किया जाना था। इस कानून के ख़िलाफ़ अब कई पटिशन सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, जिसका फ़ैसला 30 सितंबर से पहले FBR के हक़ में सुनाया गया था। लेकिन ऐसी ही एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समाअत है और टैक्स फाइलर्स अब भी परेशान हैं। पाकिस्तान में पहले ही टैक्स टू GDP रेशो मुश्किल से 9% है और इस एतबार से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के कम तरीन टैक्स देने वाले ममालिक में होता है। कौमी मजमूई आमदन और टैक्स की शरह का तनासुब सिर्फ उसी सूरत में बढ़ सकता है जब FBR टैक्स वसूली का निज़ाम साफ, शफाफ और डिजिटल बना दे। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि मुल्क की निस्फ मईशत अनडॉक्यूमेंटेड है जो टैक्स नेट में ही है नहीं है। FBR को अपने निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख 3 मरतबा आगे बढ़ा चुके हैं। अब आखिरी तारीख 15 दिसंबर है, लेकिन नवंबर तक टैक्स रिटर्न फाइल्स की तादाद सिर्फ 28 लाख रही, जबकि पिछले साल इस अरसे की तादाद 38 लाख थी, यानी इसमें 23% है फिल वक्त कमी। दूसरी जानिब हुकूमत ने IMF से वादा कर रखा है कि वो टैक्स नेट को बढ़ाएगी और मज़ीद 3 लाख टैक्स दहिंदगान का इजाफा करेगी। हालिया मसाइल और टैक्स के निज़ाम की पेचीदगियाँ और वो लोग जो कि टैक्स दहिंदा हैं उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और जो टैक्स ना दहिंदा हैं उनके मज़े हैं और मज़े बरकरार हैं। इस इंतहाई तकलीद सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। जनाब रेहान जाफरी हमारे साथ है, कराची टैक्स बार एसोसिएशन के सदर है। बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। ये फरमाइएगा कि जो रिटर्न्स फ़ाइल हो रहे हैं इस साल अब तक की कैफियत, गो कि आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ाइल होते हैं, उसमें एक तो हम शायद बहुत सुस्त रवि देख रहे हैं और शिकायत बहुत आ रही है लोगों को, मसाइल बहुत है इस गोशवारे में मुख्तलिफ जो एंट्रीज़ है उसके हवाले से। देखिए कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। मैं आपको छोटे से जो है बता दूं कि होता क्या है कि रिटर्न फॉर्म जो है वो ड्यू होता है जुलाई 1 को, और हमने बहुत बारहा ये कहा कि जुलाई 1 को आप रिटर्न फॉर्म दे दें ताकि सितंबर तक वो फाइल हो जाए। 3 महीने का टाइम देते हैं टैक्स पेयर को। लेकिन होता क्या हर साल में, इस साल भी यही हुआ कि इन्होंने जब एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 7E, जो कैपिटल एसेट्स पे उन्होंने टैक्स लगाया था 1%, इसी तरह एक CVT भी लाए, कैपिटल वैल्यू टैक्स लाया बाहर के फॉरेन एसेट्स पे। तो उसके बाद ये फॉर्म का यानी इसकी कैलकुलेशन जो थी फॉर्म का हिस्सा नहीं थी बहुत अरसे तक। 13 सितंबर तक वो फॉर्म में शामिल नहीं किया गया था। गोया के जो फॉर्म है वो मुकम्मल शक्ल के अंदर तो 13 सितंबर तक आया ही नहीं। पहली बात तो ये हुई कि समझे कि जो मुकम्मल फॉर्म अवेलेबल हुआ वो 1 जुलाई के बजाय 13 सितंबर को अवेलेबल हुआ। पहली बात तो ये हुई। तो फिर जाहिर है कि जब ये चीज़ें होती हैं तो बार एसोसिएशन के एक अहदेदार के तौर पर जाहिर है कि मैंने भी बहुत सारे चीज़ों को एड्रेस किया FBR में, और फिर और बार एसोसिएशन ने भी किया, तो उन्होंने फिर डेट को एक्सटेंड किया। लेकिन बात यह है कि डेट को एक्सटेंड करने से मसाइल हल नहीं होते। हल इस तरह होते हैं कि जब आप जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो ग्लिचेस चल रहे हैं टैक्स रिटर्न्स में, अगर वो जब तक पूरे इन प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज नहीं हो जाएंगे तो एक टैक्स पेयर। जब बुनियादी तौर पे यही मसला था या इसके अलावा भी एडिशनल कुछ इश्यूज थे? और भी इश्यूज थे। देखिए, अब जैसे रिफंड एडजस्टमेंट का इशू था कि 30 यानी रिफंड एडजस्टमेंट के कॉलम हमेशा से रिटर्न में मौजूद रहा है। SRO लेकर आए, उसमें भी मौजूद था, लेकिन जब उन्होंने रिटर्न अपलोड किया IRS पे जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होता है वहाँ उन्होंने वो ब्लॉक कर दिया।
तो यानी कि कोई भी आदमी जो पुराने रिफंड जिसके अवेलेबल थे वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा था, नहीं कर पा उसको अपने रिटर्न्स के अंदर वो फाइल करना होता है, उसकी एंट्री देनी होती है। जी हाँ, होता क्या है कि जब आप अपनी लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और आपका कोई रिफंड एडजस्टमेंट होता है तो वहाँ से आप रिफंड एडजस्टमेंट करके अपनी लायबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। तो वो रिफंड एडजस्टमेंट का जो कॉलम था वो फिर हमने लिखा कि जी ये टोटल इलीगैलिटी और आप इनको ठीक कीजिए। FTO के पास भी बार एसोसिएशन गई और लोग भी गए, तो FTO ने भी इस पर ऑर्डर किए और ये कहा कि भाई अब अगर रिफ़ंड आप रोकना भी चाहते हैं, अगर आप नहीं भी रिफ़ंड देना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो आप पहले उसका ऑडिट कीजिए, टैक्स ऑडिट कीजिए, और अगर वहाँ रिफ़ंड कर्टेल करना था रिफ़ंड कर्टेल कीजिए। क्योंकि हुआ ये था कि बहुत सारे लोगों ने गलत रिफ़ंड भी क्लेम किए थे अपने पुराने, तो हम उनके साथ ज़ाहिर नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं उनका भी इसमें जो है वो नुकसान हुआ। और अभी तक ये है मामलात कि आज भी मैं अगर रिटर्न फाइल करने जाता हूँ तो बहुत जगह पे मुझे ये कंप्लेंट्स आई हैं बार एसोसिएशन के मेंबरान के जो मुझे किए हैं कि मुझे हमारे रिफ़ंड एडजस्ट नहीं हो रहे, हालांकि वहाँ पे रिफ़ंड एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं, रिफ़ंड ऑर्डर नहीं किए, रिफ़ंड एडजस्टमेंट नहीं दे रहे। तो ये मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है। अब ये भी इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है ना कि ये जो प्रॉपर्टी पे सालाना 1% टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट ने 7E, और फिर उसके बाद जो फॉरेन एसेट्स पे जो कि गवर्नमेंट की एक ब्लैंकेट एमनेस्टी थी जिस हवाले से उस पर CBT लगा दिया है, ये तो बहुत सिवियर लिटिगेशन का शिकार हो गया ना। अभी हाई कोर्ट है, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट है, और अभी ये सारे मामला जो है ये वैसे भी फंसे हुए हैं। देखिए ना कामरान साहब, हुआ ये था कि जब पिटिशनर्स गए सिंध हाई कोर्ट में, तो सिंध हाई कोर्ट ने तो वो बहुत उसमें यानी डिसमिस कर दी थी एप्लीकेशन और उसके बाद पिटिशन, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसका ऑर्डर भी आ गया। लेकिन उसके बाद फिर लोग लाहौर से भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी गए। अच्छा, वहाँ सिचुएशन ये है कि आर्गूमेंट्स अभी तक हो रहे हैं और अभी तक वहाँ पेंडिंग है। तो अब करंट सिचुएशन ये है कि सिंध वाले तो फाइल करेंगे और टैक्स देंगे और पंजाब वाले टैक्स नहीं देंगे, तो ये एक अलग बेसिकली एम्बिग्यूटी है। तो अब ये इसमें जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिजॉर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट का है। अभी कब जाके सुप्रीम कोर्ट से फाइनलाइज होता है? जिन्होंने टैक्स दे दिया, जो यहाँ पे देना भी चाहते हैं, अगर दे भी दिया, फ़र्ज़ कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया, जैसे इनकम सपोर्ट लेवल के केसेस में भी हुआ था, तो वो फिर दोबारा रिफंड खड़े होंगे लोगों के। तो पॉइंट ये कहने का है कि होना ये चाहिए कि चीज़ें क्लैरिटी में होनी चाहिए, और चीज़ें जब तक क्लैरिटी में नहीं। वैसे तो इस दफ़ा जो फाइलिंग है वो एक ऐप के ज़रिए, और एक बाकायदा एक नई ऐप आई और उसके ज़रिए बताया ये गया टैक्स पेयर्स को कि ये एक बड़ा सिंपल और एक सहल मौजू है, तरीक़ाकार है फाइलिंग का। इसका फ़ायदा उठाया लोगों ने क्या? वो देखें, जो सिंपल रिटर्न्स होती हैं ना सैलरीड की, जो बिल्कुल सिंपल रिटर्न्स होती हैं, जहाँ पे कोई ऐसी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं होती, वहाँ तो ऐप के थ्रू रिटर्न फाइल हो जाती है। लेकिन जहाँ रिबेट्स हैं, टैक्स क्रेडिट्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें प्रोरेटा की कैलकुलेशंस हैं, वहाँ पे ये ऐप जो है इसमें रिटर्न फाइल करना एक मेरा ख्याल है एक आम आदमी तो नहीं कर सकता, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं। लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, देखिए कामरान साहब, आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से होना ये चाहिए कि जिस दिन आपकी रिटर्न फाइनलाइज हो जाए, उसमें कोई फर्दर अमेंडमेंट नहीं है, उस दिन से आप टैक्स पेयर को 3 महीने का टाइम दे दें, लॉ में प्रोवाइड किया गया है। आपके यहाँ क्या होता है कि आप रिटर्न को कंसिस्टेंटली आज तक आप रिटर्न अमेंड कर रहे हैं, हर रोज़ यानी होता है। अब ये हमने प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, हमने उनको एड्रेस कर दिया, वहाँ से फिर एडजस्टमेंट होके आ गया, फिर हमने कोई उनको प्रॉब्लम बताई, फिर एडजस्टमेंट होके आ गया। मतलब वो फाइनल फॉर्म में नहीं रिटर्न जा सकता? नहीं आता सर, नहीं आता। जो जिन्होंने फाइल कर दिया कर दिया। अब मैं छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे ये कुछ लोगों ने रिटर्न जो थे ये फाइल कर दिए थे, 7E कैलकुलेट अपने हिसाब से करके और जमा करवा दिया था। अब उनके लिए अभी पिछले कोई 1 हफ्ते पहले वो एक और SRO लेकर आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने इस 13 सितंबर में जो हम 7E का कॉलम लाए थे, यानी कि जो फॉर्म लाए थे अलग से, जिन्होंने उसके बगैर रिटर्न फाइल कर दिए थे, वो अपनी रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर दें, रिवाइज करके फाइल कर दें, और या उसमें एक अलग से फॉर्म लेकर आ रहे हैं वो अभी भी कि एक पेजर लेकर आ रहे हैं कि इसके थ्रू फाइल कर दें। तो अब ये देखिए आपकी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो गया। अगर फ़र्ज़ कीजिए 10 लाख रिटर्न भी फाइल हो गए थे उस वक्त तक, या 5 लाख रिटर्न भी फाइल हो गए थे, अगेन दे हैव टू फाइल। तो ये देखिए काम जो है ना ये बढ़ रहा है, और ये काम जो है इस तरह, और इलीगलिटीज़ जो चल रही है, मामला जो चल रहे हैं वो अलग चल रहे हैं, साथ साथ कि रिफ़ंड नहीं दे रहे, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ऑडिट्स जो है वो तो एक अलग सिनेरियो में ऑडिट्स भी खुल रहे हैं, और मॉनिटरिंग के अलग इश्यूज़ हैं। वो तो एक ऐसी चीज़ है कि सब पेंडोरा बॉक्स आप अगर लेके बैठे तो बहुत, ये तो 2-3 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। और इसमें जो एक मसला हमेशा से रहा है कि जो रिश्वत सतानी है वो तो हम चलते फिरते राइट लेफ़्ट जो है उसकी शिकायत बढ़ते हुए देख रहे हैं। सर बढ़ती हुई देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें
हम लोगों को सबको जो है इस पर देखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और बल्कि जहाँ जहाँ इस किस्म की चीज़ें हैं वहाँ पे बताना चाहिए लोगों को कि भाई कंप्लेंट्स करनी चाहिए बाकायदा कि जी यहाँ पर ये इशू चल रहे हैं, और अपना भी आवा ठीक करना चाहिए सर, चीज़ें अपनी भी ठीक करनी चाहिए, सब चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। और फिर ये कहूँगा सर, देखें नॉन फाइलर और फाइलर का कंसेप्ट ये 5 साल पहले लाए थे। अच्छा, अब इनको एक मैं समझता हूँ, इट इज़ मे बी आई एम रॉन्ग बट इट्स माई ओपिनियन, कि एक टैक्स FBR को तो डबल टैक्स आ रहा है। जहाँ पर फाइलर है उसको तो नॉर्मल टैक्स विदहोल्डिंग हो रही है, जहाँ नॉन फाइलर है वही टैक्स 15 की जगह 30 कट रहा है, 30 की जगह 60 कट रहा है, 10 की जगह 20 कट रहा है। तो इनको तो फाइलर बनाने के लिए नुकसान है मेरा ख्याल है। अगर ये फाइलर बनाएंगे तो इनका जो डबल टैक्स आ रहा है वो रुक जाएगा। तो ये भी एक है एरिया। बड़ा मसला। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रेहान जाफरी, सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन, हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा बहुत बड़ा सानिया है। आज इमरान असलम पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, मुसन्निफ़, ड्रामा नवीस, तख्लीक़ कार इस दुनिया से गुजर गए। उनकी बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। आज सुबह हम सबको ये बहुत ही अफसोसनाक खबर मिली कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, मुसन्निफ़, ड्रामा नवीस इमरान असलम 70 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। 36 साल पर मुहीत अपने सहाफ़ती कैरियर के दौरान उन्होंने प्रिंट और TV न्यूज़ को एक नया अंदाज़ दिया। उन्होंने 90 की दहाई में द न्यूज़ अखबार बतौर न्यूज़ एडिटर ज्वाइन किया, फिर 10 साल बाद TV न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ को लॉन्च किया। आज के दौर के बहुत से नामवर सहाफ़ी अपने कैरियर को इमरान असलम का मरहून मन्नत करार देते हैं। दौर हाजिर के मुतादिद एंकर्स, तज़कियाकार और कॉलम नवीस इमरान असलम को अपना मेंटोर मानते हैं। इमरान असलम ने 3 दहाइयों पर मुहित कैरियर में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। मुश्किल तरीन हालात में बेबाक सहाफ़त की, TV और स्टेज के लिए बहुत ही शानदार ड्रामे लिखे, उसमें तो उनकी क्लास ही अलग थी। क्या उर्दू क्या इंग्लिश, दोनों ज़बानों पर ऐसा अबूर के क्या ही कहने। उनकी हम्बल, पोलाइट और डाउन टू अर्थ शख्सियत के दोस्त, यार, कॉलीग्स सभी गुरवीदा थे। इमरान असलम 1952 में मद्रास में पैदा हुए। पहले मशरक़ी पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान हिजरत की। 70 की दहाई में लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से तालीम हासिल की। पाकिस्तान आके अखबार स्टार से सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया। फिर जंग ग्रुप के अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ के एडिटर बने और 2002 में जियो न्यूज़ चैनल लॉन्च किया, उसके सदर रहे। उनकी ज़िंदगी के चंद पहलुओं पर नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। इमरान असलम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज, TV बहुत ही मुमताज़ सीनियर एक्टर जनाब साजिद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद साहब, ये बताइएगा, हम सब बहुत अफसोस में हैं, हमने एज ए जर्नलिस्ट उनको देखा है, हमारे बहुत ही दरीना कॉलीग रहे। आप उनकी जो लाइफ है, करियर में जो उनका कंट्रीब्यूशन है ड्रामा में, थिएटर में, आर्ट में, उसको आप बहुत करीब से देखते रहे, आप उनको एज ए जर्नलिस्ट भी देखते रहे। आप कैसे इमरान असलम को बयान करेंगे? अभी तो ऐसा है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि हम सब समझते थे दोस्त उसके कि इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। अभी पिछले दिनों बहुत बीमार रहे तो हम बड़ी दुआएं भी करते थे, उम्मीद भी रखते थे कि अभी अल्लाह इनको जिंदगी देगा। लेकिन ये एक तो शौक है बहुत बड़ा। इमरान मेरे लिए एक मेंटोर, एक ऐसा उस्ताद जो बहुत मोहब्बत करता था मुझसे और मैं उससे। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे बहुत मोहब्बत है हमारे इमरान असलम साहब से, मरहूम। वो मेरे दोस्त भी थे, वो मेरे मेंटर भी थे, और जितना मैं करियर में आगे बढ़ा हूँ, वो शुरू में जिस आदमी ने बहुत ज्यादा मुझे आगे किया, मुझको सहारा दिया, मुझे शदीद कॉन्फिडेंस दिया, वो इमरान थे। और इमरान का एक तरफ तो वो एक जाइंट थे राइटर की हैसियत से, और मैं सारी जिंदगी उनको कहता रहा कि आपने जर्नलिज्म में जाके बड़ी जाती की कि टेलीविजन और फिल्म के लिए उसका नहीं लिख पाए आप, और अभी भी आप करते रहे। लेकिन ये वाकया है कि अगर इमरान टेलीविजन और फिल्म के लिए लिखते तो शायद पाकिस्तान की जो फिल्म की हकीकत है वो डिफरेंट होती। वो बहुत बड़े राइटर थे और मुझे बड़ी उनसे इस बात पे हमेशा मेरी बहस रही। लेकिन साथ साथ वो एक इंतहाई हम्बल आदमी थे, और मुझे उनसे जो सीखने मिला वो ये मिला कि कैसे आदमी कंट्रीब्यूट करता है अपने मुल्क के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने लोगों के लिए। और बड़े वर्सटाइल थे ना, मतलब वो राइटर भी थे, वो खुद एक्टर भी थे, फिर वो वॉइस ओवर्स में उनका कोई जवाब नहीं था, फिर ऑब्वियसली सीरियस राइटिंग के अंदर तो उनका कोई जवाब ही नहीं था।
तो बहुत सारी चीज़ें जो थी उनका कॉम्बिनेशन इमरान असलम था जो कि बहुत ही यूनिक था और बहुत ही वर्सेटाइल थे वो। बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए वो एक फलसफी थे एक्चुअली, अगर देखा जाए जर्नलिज्म में जब आप इतनी बड़ी सीट पे जिसपे वो रहे बहुत अच्छे और अभी तक थे अपनी जिंदगी हयात तक, एक बहुत बड़ा उन्होंने मेंटल संभाला हुआ था। उनकी पूरी गिरद भी देखें, उनके भाई तलत वो आउटस्टैंडिंग एडिटर है इंग्लिश के। इमरान गोस्ट राइटिंग भी करते थे, बहुत कम लोगों को मालूम हो शायद कि उन्होंने किताब भी लिखी है वो किसी और के लिए जी। जब भी कोई बड़ा राइटर भी बनना चाहता था उसके पास आया करता था। इमरान एक बहुत बड़े गुरु थे और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा आगे नहीं करते थे और बहुत ज्यादा अपने आप को नहीं करते थे, जिसकी वजह से शायद हम उसको उसकी जिंदगी में वो रिकग्निशन नहीं दे पाए जो देनी चाहिए थी हमें, जो उसको वो डिजर्व करते थे। साथ साथ वो एक इंतहाई बड़े राइटर थे। उनकी एक सेंटेंस में जो कमाल था वो हम सब उसके हम उसके शहदा थे। उर्दू में भी खास तौर पर उनके वन लाइनर्स, वैसे तो अनु भाई को बहुत शोहरत मिली है, लेकिन वन लाइनर्स में इमरान असलम का भी अपना कोई जवाब नहीं था। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत यूनिक था और जिस फलसफे के तहत वो काम करते थे वो भी बड़ा यूनिक था। तो एक बहुत ही एक ऐसा इंडिविजुअल आदमी कि जिसको शायद हमारा मुआशरा, देखिए मुआशरा ऐसा है हमारा है ना, ट्रूली इंटेलेक्चुअल थे डेफिनेटली, मतलब एक सही मायनों में इंटेलेक्चुअल थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब सेल्फ इफेसिंग थे, कभी अपने आप को आगे करने की कोशिश नहीं करते थे। मतलब जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सबने बड़ी कोशिश की इनके लिए, लेकिन एक ऐसा मतलब पर्दापोश टाइप आदमी था और अपना टैलेंट भी साथ ले गए। मगर अब ये बहुत बड़ा खला होगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने, बहुत उम्दा। पर्दापोश और अपने आप को आगे लाना उनकी प्रायोरिटी कभी नहीं थी। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी के साथ वापस आएंगे। जब इमरान खान ने ऐलान किया, शायद उस वक्त उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि पंजाब असम्बली की तहलील का मामला इतना सादा नहीं है। अब इस मामले पे यकीनन ये जो पेचीदगी है सामने आ रही है, मुस्लिम लीग क़ाफ की मुकम्मल यकीन दहानी के बावजूद हिचकचाहट और PTI के अंदरूनी हल्कों में तज़ब्ज़ुब के बाइस सियासी मंजरनामे में उतार चढ़ाव आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मुनीस इलाही ने कल बबांग दोहल एतराफ़ किया कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क़ाफ लीग की सियासी सिमत का तयन किया, जबकि MQM, बाप पार्टी और जनूबी पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस पहले ही इस हवाले से निजी महफिलों में आम तौर पर एतराफ़ करते नजर आए हैं। मुनीस इलाही ने पंजाब असम्बली की तहलील मौखर करने की भी तजवीज़ दी, जिसके बाद आज पहली बार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहबाज हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेश करते हुए बातचीत की दावत दी। आज पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब में इमरान खान ने कदर मुफाहिमाना अंदाज में कहा कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, बात करे, आम इंतखाबात की तारीख दे, वरना हम असम्बली तोड़ देंगे। मुनीस इलाही ने कल अपने इंटरव्यू में पंजाब असम्बली तहलील करने से मुताल्लिक़ क़ाफ लीग की तरजीहात का इजहार किया था और कहा था कि उनकी मर्जी मालूम की जाए तो उनका कहना था कि हमारी ख्वाहिश होगी कि हम अगला बजट पेश करने के बाद असम्बली तहलील करें। कल मुनीस इलाही ने एक जानिब जनरल कमर जावेद बाजवा के नाक़दीन को मुनाजरे का चैलेंज दिया, दूसरी तरफ ये इंकशाफ भी किया कि जनरल बाजवा ने उन्हें तहरीक एतमाद के वक्त इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए कहा था। मुनीस इलाही के मौक़िफ़ के बाद ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली के मुस्तक़बिल का फ़ैसला भी किसी इशारे पर करेंगे। बिलाशुबा साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा की यकीन दहानी के बावजूद पिछले 6 साल में इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत से लाताल्लुक़ी नहीं रखी, बल्कि इदारे ने सियासी जोड़ तोड़ और नंबर गेम पूरा कराने और फ़रीक़ैन की पोजीशन कमज़ोर या मजबूत बनाने में सहूलतकारी की। मुनीस इलाही का इतराफ़ इस बात की मुकम्मल तस्दीक करता है। इस दिलचस्प गुफ्तगू और इससे मुंसलिक मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी फवाद हुसैन, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि आज आप तो बाकायदा एक टाइम लाइन दे चुके थे असम्बलीज़ की तहलील होने की, और उसमें आज और कल ये अमल शुरू हो जाना था और असम्बलीज़ अब तहलील हो जानी थी 2-3 दिन में, मगर ऐसा लगता है कि इस हिकमत अमली पर नज़रसानी करनी पड़ी है खान साहब को, क्योंकि उन्होंने जब ये ऐलान किया तो उन्होंने मुशावरत नहीं की थी अपने साथियों से और इत्तेहादियों से, और जब उन्होंने मुशावरत की तो उसके बाद उन्हें इस पर नज़रसानी करना पड़ा, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो अब होल्ड पर है तहलील करने का मामला, जिसका आज उन्होंने बरमला इजहार भी किया। नहीं कमरान साहब, टाइम लाइन जो है वो तो अब भी वही है। हमने पहले भी मैंने ये कहा था
कि 20 मार्च से पहले हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाए, और आपको मालूम है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो होने होते हैं। सो इसका मतलब यह है कि 20 दिसंबर तक जो है 18-20 दिसंबर तक हमारे पास वक्त है, क्योंकि 23 मार्च को लग रहा है कि रमज़ान हो जाएगा, तो इससे पहले प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, असम्बलियों में नई हुकूमतें बन जाएं, तो ये बेहतर होगा और उसी टाइम टेबल के ऊपर हम भी कायम हैं। मसला ये है कि देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और आज इमरान खान साहब ने भी जो बात की है, हम तो चाहते हैं कि नेशनल एक इलेक्शन हो और हम चाहते हैं बातचीत के नतीजे में हम एक फ्रेमवर्क तय कर सकें। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त ये हुकूमत, इनसे मुल्क नहीं चल रहा, और पाकिस्तान इमरान खान के साथ इस वक्त पब्लिक खड़ी है। सो तमाम इंतखाबात में अपना हशर देखते हुए वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि वो आखिर पीटीआई को स्पेस देना चाहती है या नहीं देना चाहती। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की मुआशी हालत है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सबसे कम्प्रिहेंसिव जो उसको जो अहाता किया है वो आपने किया है, और आज जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल की प्रेडिक्शन आप बड़ी पहले कर चुके थे। लेकिन या तो मैं कोई भी जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग होंगे या जो इदारों के सरबराह होंगे, वो कैसे पाकिस्तान को इस हालत में देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो इनसे नहीं संभल रहे। अभी और ज़रदारी और नवाज आप शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से शिकायत या तहफ़्फ़ुज़ का इजहार तो मुसलसल कर रहे हैं, मगर सूरत हाल शायद इतनी ख़राब नहीं है। आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को स्पेस देना चाहती है या नहीं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो शवाहिद मुसलसल सामने आ रहे हैं, जिसकी हमें भी कुछ मालूमात है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो आउट ऑफ वे जाके पीटीआई को सपोर्ट किया। अभी आपने देखा मुन्नी इलाही साहब ने बिल्कुल खुल के कहा कि वो क्रिटिकल मोमेंट्स थे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, फिर पंजाब की गवर्नमेंट बन रही थी, कि जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि आप इमरान खान के साथ खड़े रहें, इमरान खान के साथ रहें। हम अच्छी तरह से जानते हैं जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई थी, आप भी जानते हैं कि साउथ पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस थे, ये जीडीए थी, ये एमक्यूएम थी, ये बाप वगैरह थी, ये सब फ़ौज ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था ना, ये तमाम जो मिलाप कराया था ये तो फ़ौज ने ही किया था ना। इमरान साहब, बात यह है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, और हकीकत यह है कि इसको दोनों तरफ पढ़ा जा सकता है। हमारे तकरीबन 25 से ज़्यादा सीटें हैं जहाँ पे हम कोई 5000 वोटों से कम से हारे हैं, और हमारे लोगों का मानना है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट वो सीटों के ऊपर उस वक्त मुदाखलत ना करती तो हमारी सिंपल मेजॉरिटी होती। लेकिन इस बहस में नहीं पड़ते। मैं यकीनन ये कहना चाहूँगा, जनरल बाजवा साहब ने बहुत मौक़ों के ऊपर हमारी बड़ी मदद भी की है, लेकिन ये 6-7 महीने में आखिर में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, ऐसा तो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाना, उनको बरहना करना, उनकी वीडियोज़ जारी करना, जो पाकिस्तान में हुआ है, वो तो उसकी बड़ी तल्ख बातें हैं और बहुत अच्छी भी नहीं है। मगर आप ही के दौर में फवाद साहब और लोगों के साथ, आपके मुखालफिन के साथ भी हम पल्ला सलूक होता रहा है। आपको मालूम है कि आप ही के दौर में ज़ुबैर साहब की वीडियो आई थी, और लोगों की भी आई और अभी भी आ रही है, और लोगों के बहुत सारे मामलात हैं, जर्नलिस्टों को उठाया गया, मारा गया, क्या क्या नहीं किया गया, वो आप ही का दौर था। कमरान साहब, ये बात बिल्कुल ही गलत है। एक भी जर्नलिस्ट का आप मुझे बता दें कि उसको बरहना करके वीडियोस बनाई गई हों, और हमने किसी भी जर्नलिस्ट की अरेस्ट को ऐसे तस्लीम किया हो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस हुकूमत में तस्लीम किया गया। कितने जर्नलिस्टों के ऊपर हमारे यहाँ एंटी टेररिज्म के केसेस बने, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को बुला के मालिकान को धमकियां दी गई। देखिए फवाद साहब, आपने पूछा है तो मैं कहूँगा आप ही के दौर में 8 महीने मीर शकीलुर रहमान जेल में बंद रहे हैं। आप ही के दौर में मोतीउल्लाह जान को अगवा किया गया है। आप ही के दौर में अफसार आलम पर फायरिंग हुई है। आप ही के दौर में असद तूर को अगवा किया गया है। ये आप ही का तो दौर था। पहली बात यह है कामरान साहब, बड़े ही आपने फॉल्स पैरेलल ड्रॉ किया है। पहली बात तो यह है कि इनमें से किसी के ऊपर भी जो क्रिमिनल एंटी टेररिज्म के केसेस नहीं बनाए गए, इनमें से किसी को भी नंगा करके वीडियोस नहीं बनाई गई। जो मीर शकील रहमान से मारने की कोशिश की गई, अफसार आलम को तो नियरली मार दिया था जी।
क्रिमिनल केसेस थे, ये क्राइम थे। हमने तो नहीं कहा कि हमने इनके ऊपर गोलियां चलवाई हैं। इस हुकूमत ने तो माना एंटी टेररिज्म केसेस में एंटर किया। देखें, वो अगर किसी का क्रिमिनल केस है तो उसको आप हुकूमत से इक्वेट तो नहीं कर सकते। अगर किसी के ऊपर तशद्दुद हुआ है, क्राइम रोज होते हैं, वो तो अलहदा बात है। लेकिन यहाँ तो हुकूमत जान मान कर कह रही है कि हम कर रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, उनकी वीडियोस रिलीज की जा रही हैं और उसके ऊपर फख्र किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मैंने तो कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि जिसमें मैंने कहा हो कि फलाने जर्नलिस्ट को हमने एंटी टेररिज्म में उठाया है। हमारे यहाँ आपको तो ये कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये तो बड़ा फॉल्स पैरेलल है जो आपने ड्रॉ किया है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो ये साथ लेकिन ये बताएं कि अब जो इमरान खान साहब ने लेटेस्ट ये बात की है, ऑफ़र की है, बातचीत की, इसका कोई फीडबैक है, कोई इसका जवाब है कहीं से? जो बातचीत का एक अमल किसी न किसी सूरत से आपका जारी था, वो क्या इस वक्त बिल्कुल ब्रेकडाउन पर है? देखिए, इनफॉर्मल बात होती है और फ्रेंकली नून लीग के अंदर और इधर लोग भी हैं जो समझते हैं कि देखिए मुल्क इस तरह नहीं चल रहा। इस वक्त दो मामलात हैं, एक तो यह है कि मुल्क तो इनसे नहीं चल रहा और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के बगैर सियासी निज़ाम में इस्तेहकाम आ नहीं सकता। एक तबका उनमें है, मैंने तो उनसे कहा कि अगर आपका ये स्ट्रेटजी है कि इमरान खान को आप गिरफ्तार करेंगे, उन्हें आप नाअहल करेंगे पीटीआई की लीडरशिप को, तो इससे आप इस्तेहकाम लाएंगे या अदम इस्तेहकाम लाएंगे? अगर आप अदम इस्तेहकाम ही लाना चाहते हैं, जो 7 महीनों में आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, अगले महीने भी जारी रखें। लेकिन सवाल ये है कि ये मुल्क चलेगा कैसे? हम डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर हैं और अब तो लोग ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत चाहती है हम डिफॉल्ट कर जाएं ताकि हम 1 साल अपनी गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकें। तो ये तो एक बिल्कुल मजाक है जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो है वो हो रहा है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट को सोचना होगा कि जरदारी और नवाज शरीफ की जो सियासी लाशें हैं उसके बोझ से उनकी कमर दोरी हो रही है और उन्हें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना होगा और देखते हैं अब नई। लेकिन देखिए अभी तो जाहिर है कि नए आबी चीफ आए, 3 दिन हुए हैं, आप थोड़ा सा वक्त तो दें, थोड़ा देखें तो सही कि क्या हालात होते हैं, किस तरह से होता है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में ये बहुत आम बात है कि जब नया आर्मी चीफ आता है उसके साथ उसकी पॉलिसी आती है और उसमें काफ़ी फ़र्क होता है पहले की पॉलिसी में। पूरी तारीख हमें ये बता रही है। तो ये तो ज़्यादती होगी कि आप इस हवाले से कोई आप किसी खदशे का इजहार करें या इस वक्त उसको किसी सूरत से भी सस्पेक्ट करें कि कोई ऐसी सूरत हाल होगी। आप पहले देखें तो सही कि इसमें होता क्या है आगे चल के। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक, ये बात आपकी ठीक है। और हमें ये जो है वो नई जो फौजी की आदत है उसके साथ ये उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है उसका जायज़ा लेंगे और इसमें जो तब्दीलियां चाहिए वो करेंगे। और जहाँ तक वक्त की बात है, हमें वक्त का प्रॉब्लम हमें नहीं है, वक्त का प्रॉब्लम पाकिस्तान की मईशत को है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 महीनों से बैरून मुल्क हमारी एम्बेसीज में जो निचला ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हमारे जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो पैसे मांगे हैं वो डिक्लाइन हो गए हैं। हमारे इस वक्त जो $2000 से ज़्यादा के लिए अगर आपने पैसे बाहर भेजने हैं आपको अकाउंट खोलना पड़ जाता है। और जितनी मुश्किलात इस वक्त IT और तमाम इंडस्ट्री को हैं वो आपके सामने हैं। सो वक्त की जहाँ तक बात है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास वक्त नहीं है। हम तो इलेक्शंस का वेट भी कर लें, हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के पास वक्त नहीं। लेकिन ये बताएं कि इसका सियासी जायज़ा लिया आपने कि इस वक्त किस तरह से ये आपके सियासी मफाद में या आपके लिए किसी सूरत से भी इसका सियासी तौर पे कोई फ़ायदा है कि आप जान तोड़ लगा दें और आप कहें कि इलेक्शन कराएं? तो अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो इसकी कॉस्ट है, क्योंकि जो मईशत का हाल है वो तो बिल्कुल एक सिंकिंग स्टेट है, तो वो तो उसकी कीमत तो उन्होंने अदा करनी है। क्या ये मुनासिब इस वक्त सियासी फैसला नहीं है कि आप साइड लाइंस पे बैठे और देखें इसको? कामरान साहब, अगर तो ये कीमत सिर्फ सियासी कीमत हुकूमती जमातों ने अदा करनी होती तो हम यकीनन आपका ही मशवरा करते। मसला ये है कि इस वक्त ये कीमत मुल्क अदा कर रहा है और हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उसका ये मानना है कि अगर ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज हो जाएगा दोबारा मुल्क को खड़ा करना। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 52% इजाफा हो चुका है
टेररिज्म केसेस में। 250 से ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी एहलकार और शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं 7 महीनों में। आज आपने देखा कि पाकिस्तान अपना सफारत खाना ही बंद कर रहा है, कहा जा रहा है कि काबुल में, क्योंकि वहाँ पर हमारे ताल्लुकात इतने कशीदा हो रहे हैं। TTP के साथ मुआहदा ख़त्म हो चुका है। सो हमें बहुत इसमें करीब से जायज़ा लेना है कि हम ये बता दें मुझे आखिर में कि अब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी है, वरना कहा है हम असम्बली से तहलील कर देंगे, तो उसके लिए तो एक मुद्दत देनी चाहिए ना। या आपके जहन में कोई मुद्दत है कि इतने दिनों में जवाब आता है? क्योंकि इनिशियल रिस्पॉन्स तो काफ़ी इसका मनफी आया है। उन्होंने तो रद्द कर दिया है जो एहसन इकबाल साहब ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा हमें नहीं करने मुज़ाकरात। तो वैसे तो जवाब आ गया है आपके पास। नहीं, देखिए एहसन इकबाल तो खैर अथॉरिटी नहीं रखते। हम देखेंगे इसहाक डार क्या कहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब के साथ इसहाक डार साहब की ही जो है वो लाइजन है और मुलाकात है, तो हम देखेंगे वो प्रेसिडेंट साहब को क्या जो है वो मैसेज देते हैं। अदरवाइज मैंने आपको पहले ही मुद्दत बता दी है कि 20 मार्च से पहले हमने ये प्रोसेस अपने जो सूबे हैं उनमें मुकम्मल करना है, जिसका मतलब ये है कि 15 और 20 के दरमियान हमने हर हालत में हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे अगर हमें हुकूमत की तरफ से जवाब नहीं आता। 15 और 20 दिसंबर के दरमियान। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ थे। कहते हैं कि 15 तारीख तक हुकूमत से जवाब नहीं आया तो 15 से 20 दिसंबर के दौरान पंजाब और KP की असम्बलीज़ तहलील कर दी जाएंगी, और ये एक फ़ैसला है और इस हवाले से हुकूमत के जवाब का इंतज़ार है, जो कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मुमकिन तौर पर इसहाक डार साहब के ज़रिए आएगा, जो कि सदर आरिफ अलवी के साथ इस हवाले से राब्ते में हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं सियासत में फ़ौज का किरदार, और इसकी एक बार फिर चर्चा है। अब पिछले ख़ास तौर पर 24 घंटों के दौरान जनरल बाजवा का रोल PMLQ को उसकी सिम का सियासी सिम का तयन करना और उसको PTI से जोड़ना, इसका बाबांग दोहल एतराफ़ किया है मुनीस इलाही ने। लेकिन दूसरी छोटी सियासी जमातें जो कि PTI के इस इत्तेहाद का, जो उसकी कोalition गवर्नमेंट थी, उसका हिस्सा थी, MQM, बाप, PDA, GDA और फिर साउथ पंजाब के MNAs, वो कहते रहे हैं कि फ़ौजी क़यादत ने हमें दरअसल PTI से जोड़ा था इलेक्शन के वक्त। इस सब की बात होगी छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने इल्वदाई ख़िताब में, जो कि एक जिसने बड़ी बड़ी ख़बरें बनाई, 9 मिनट का एक ख़िताब जो यौम शुहदा पर था, जो कि प्रैक्टिकली उनका आखिरी ख़िताब था, उसमें न सिर्फ ये कि सियासतदानों के हवाले से, सियासत के हवाले से जो गुफ्तगू की, वो उसने कहीं कहीं तहलका भी मचाया और खलबली भी मचा दी। ख़ास तौर पे उनका कहना कि फ़ौज फरवरी 2021 से पहले बराह रास्त सियासत में मुदाखलत करती थी और सियासत में इन्वॉल्व थी, और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करती थी। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने आगे सियासतदानों पर भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि सियासतदानों ने कभी 2018 के इलेक्शन तस्लीम नहीं किए, उसकी ज़िम्मेदारी RTS पे डाल दी और आने वाली हुकूमत को सिलेक्टेड करार दिया। और जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्होंने तब्दील होने वाली और आने वाली हुकूमत को इम्पोर्टेड करार दिया। जनरल बाजवा ने ख़ास तौर पे, गो कि हमें नहीं मालूम कि क्यों, मगर उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान, सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी से बाकायदा फ़ौज को बरी ज़िम्मा करार दिया और इसकी तमाम ज़िम्मेदारी सियासतदानों पर डाली। इसके अलावा कई और मौज़ूआत पे उन्होंने सियासतदानों को चैलेंज किया और मजमूई सूरत हाल के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया, जो मुतनाज़िया सूरत हाल भी इख्तियार कर गए। इत्तफ़ाक़ की बात है कि वफाक और सूबों में हुकूमतें चलाने वाली चारों अहम सियासी जमातों, मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी और काफ लीग की जानिब से एक एक करके जनरल बाजवा के बयानिए पर जवाब आ गए हैं। तमाम सियासी जमातों ने जनरल बाजवा के ख़िताब के किसी न किसी पहलू से इख्तलाफ किया है। क्या जनरल बाजवा के मौक़िफ़ को ज़ाइल कर दिया है, और इस हवाले से अपने दलाइल इन सियासी जमातों ने पेश किया है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से। जनरल बाजवा ने इस खिताब में कहा था कि पिछले साल फरवरी में फ़ैसला किया गया था कि आइंदा सियासत में मुदाखलत नहीं की जाएगी, लेकिन PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर और मुस्लिम लीग काफ के मुनीस इलाही ने इस दावे की और स्पेसिफिक मिसालें दे के नफ़ी कर दी है और इसको रद्द किया है। पिछले साल फरवरी के बाद भी ऐसा लगता है कि इदारे का सियासत में असर व रसूख था और बाकायदा इस हवाले से फ़ौज जो थी वो सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही थी।
यकीनन इसमें ख़ास तौर पे मुनीस इलाही का ये इंकशाफ इसने तहलका मचा दिया, क्योंकि ये तो चंद महीने पहले की बात है। इसके अलावा असद उमर साहब कहते रहे कि उनकी मुसलसल मुलाकातें होती रहीं, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा ये मुलाकातें जनरल बाजवा से होती रहीं, और पिछले 8 महीनों के दौरान उन्होंने कम से कम 8 मुलाकातों का जिक्र किया है। जनरल बाजवा ने 2018 के इलेक्शन और 2022 में तहरीक अदम एतमाद का भी हवाला दिया था और सियासी जमातों को हार जीत और फतह शिकस्त कबूल करने की तलकीन की थी। बाजवा साहब के इस खिताब के 3 दिन बाद एक इंटरव्यू में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2018 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, उस वक्त नून लीग को दीवार से लगाया गया और इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को हरवाने की कोशिश की गई। बतौर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अपने आखिरी खिताब में कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान फ़ौजी नहीं सियासी नाकामी थी, और इत्तफ़ाक़ की बात है बाजवा साहब के रिटायरमेंट के और उसके अगले ही रोज़ पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीब में बिलावल भुट्टो ने सारे मशरक़ी पाकिस्तान को फ़ौज की शिकस्त और जंगी कैदियों की वापसी को भुट्टो की कामयाबी करार दिया। अब इस पूरे माहौल का और ये जो कैफियत मैंने आपके सामने रखी, इसका इंडिपेंडेंट तज्ज़िया करेंगे। एक हमने उम्दा पैनल तजवीज़ किया है। इसके लिए हमारे साथ जनाब मोहम्मद मालिक, जनाब राशिद रहमान, पाकिस्तान के 2 मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी होंगे। वेलकम है। फ़ौज का सियासत में किरदार, उसके हालिया वाक़यात की निस्बत से चर्चा, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 मुमताज़ सीनियर तजुर्बाकार सहाफ़ी न्यूज़ एनालिस्ट, जनाब मोहम्मद मालिक हमारे साथ हैं और जनाब राशिद रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब। ये फरमाइएगा कि काफ़ी सिचुएशन मेरे हिसाब से तो इस वक्त है, गो के जनरल बाजवा ये कह के चले गए थे कि फरवरी 2021 के बाद से फ़ौज की सियासत में मुदाखलत बंद हो गई है, लेकिन उसके बाद से ख़ुद ऐसा लगता है कि शायद आई डोंट नो कि मुनीस इलाही ने उनसे बात करके ये बात की या नहीं की, लेकिन जो अभी ये स्टेटमेंट आया है मुनीस इलाही का और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो खुल के सामने अब आ रही हैं, उससे लगता है कि एक तो ये कि फरवरी 2021 वाली बात जो है वो शायद एक्यूरेट नहीं है, और इससे मज़ीद जो है फ़ौज के हवाले से जो एक मुतनाज़िया सूरत हाल बन रही है और एक जो इमेज के हवाले से जो प्रॉब्लम हो रहा है वो कुछ एग्रेवेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको? पहली बात तो यह है कि कामरान जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है फरवरी में फ़ैसला हो गया हो कि अब हमें इससे अलहदा होना है, लेकिन फ़ैसला होने में और इम्प्लीमेंट होने में टाइम तो लगता है ना, और दिस थिंग हैपन सो क्विकली। सो हो सकता है कि फ़ैसला तो हुआ लेकिन कुछ हफ्ते तो दरकार होते हैं। जिस खान साहब ने 26 को कहा था कि मैं विदिन 6 डेज़ 7 डेज़ तहलील की डेट दे दूँगा, लेकिन आज 7 दिन बाद वो फ़ैसला नहीं हुआ। उन्होंने बात कर दी, एक ऑफ़र दे दी कि आए बात करते हैं, जो इससे पहले बिल्कुल हार्ड लाइन थी। अगरचे फवाद चौधरी साहब ने बाद में बयान में कहा है कि जी हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करें, लेकिन जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने बाद में रिएक्शन में कहा कि एक वक्त था वो कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, इनसे बात नहीं करूंगा, वो वहाँ से इतना बड़ा उनका शिफ्ट आया है कि वो कह रही हैं कि चलें बात करें, यानी कि उन्होंने एक मौका और दिया है तहलील करने से पहले। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हो रहे हैं इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर। इमरान खान साहब ने अब नरमी दिखाई है, तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि PMLN में एक बयानिया बड़ा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, और उसके मुताबिक वो अब डबल सोच पे आगे हैं कि शायद बेहतर है कि इलेक्शन अभी हो जाए। वो कहते हैं कि अगर अभी इलेक्शन नहीं होते और हम रोक लेते हैं तहलील को, किसी भी तरीके से डिले करते हैं, तो जितना अर्सा हम डिले करेंगे, सरकारी फंड्स इनके पास हैं, ये उतनी डेवलपमेंट स्कीम बड़ी बड़ी अनाउंस कर रहे हैं, काम शुरू करवा रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल कैपिटल अपना बना रहे हैं और हमें और नुकसान होगा, क्योंकि वफाक को तो हर मामले में गालियाँ पड़ रही हैं, महंगाई सब कुछ। सो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दोनों तरफ चल रहे हैं। लेकिन इन द मीन टाइम आर्मी के अंदर पोस्ट जी राशिद रहमान साहब ये बताइएगा कि ये सूरत हाल फ़ौज की सियासत में मुदाखलत तो कोई एक मामूली मौजू है पाकिस्तान में, गैर मामूली तो कतई नहीं है, मगर इसमें जो सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं, जिस तरह से सियासतदान या अभी ये मुनीस इलाही ने बात की कि वो इमरान खान के साथ मिले और ये अभी की वो बात कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि जनरल बाजवा ने बाकायदा उनसे कहा था कि आप शामिल हो जाए इमरान खान के साथ, उसकी ऑब्वियसली कोई तरदीद नहीं आई है। और ये उस वक्त हो रहा है जबकि हमें बताया गया है कि अब फ़ौज का अज़म है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, और ये आपको क्या लगता है कि ये सूरत हाल दबाव बढ़ाएगी फ़ौज को और इस ज़रूरत को बढ़ाएगी कि बाकायदा वाकई फ़ौज अब इस अज़म को 100% इस पर अमल दरामद हो और अब इस बात को यकीनी बनाए कि सियासतदानों को उनके कामों के लिए अलहदा छोड़ दिया जाए? शुक्रिया कामरान साहब। पहली बात तो ये है सोचने वाली
कि बाजवा साहब को ये फ़ैसला या उसका ऐलान करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान को लाकर इक़्तिदार में 2018 के ज़रिए जो इलेक्शन कंट्रोवर्शियल रहा, इतनी एम्बैरसमेंट हुई है फ़ौज को और फ़ौज के अंदर इंतशार हुआ कि भाई ये क्या हमाकत की है हमने ऐसे इंसान और ऐसी पार्टी को पावर दिया जो बाद में हमारे ख़िलाफ़ हो गए। हालांकि अगर आप नज़र तारीख़ पे हमारी दौड़ाएं तो ये बार बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। लोगों को लाया जाता है, बनाया जाता है और आखिरकार जो डायनामिक है पॉलिटिकल पावर का, उसमें कहीं ना कहीं जाके इख्तलाफ इसी बात पे आता है कि इख्तियार किसके पास है। अगर आपने ज़िम्मेदारी सिविल हुकूमत को दी हुई है तो फिर आप इख्तियार नहीं देंगे तो वो काम कैसे कर सकेंगे और संभाल कैसे सकेंगे। यही झगड़ा है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है, ये झगड़ा पुराना है और ये कायम और दायम है अभी तक। और मैं समझता हूँ कि फ़ौज ने, बाजवा साहब ने जो ऐलान किया है कि वो सियासत से नाताल्लुक़ी का उन्होंने ऐलान कर दिया है, उसकी वजह एम्बैरसमेंट है। और क्या ये वाकई सच है कि वो दस्तबरदार हो गए हैं पॉलिटिक्स से, ये तो वक्त ही बताएगा। जी, अगर हो गए हैं तो खुश आइंद बात है मेरी नज़र में। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान चल सकता। मालिक साहब ये बताइए कि इसी की कंटिन्यूएशन में मैं ये जानना चाहूँगा आपका क्या ख्याल है कि अभी एक अगर इमरान खान असेंबलीज तहलील करने का किसी वक्त भी फैसला करते हैं तो ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही का बड़ा किरदार होगा। मुनीस इलाही कहते हैं कि उनकी डायरेक्शन तो सेट करते थे जनरल बाजवा। अभी इस हवाले से अगर जो फैसला करेंगे परवेज़ इलाही, मुनीस इलाही, काफ लीग, ज़ाहिर है कि एक छोटा सा रोल है मगर बहुत क्रिटिकल रोल है, इसमें भी वो किसी डायरेक्शन के मुंतज़िर होंगे और क्या डायरेक्शन इस ज़माने में आएगी उन्हें? डायरेक्शन अगर आएगी भी नहीं, लेकिन वो इसको टोटली इग्नोर नहीं करेंगे। और कमान मेरा ख्याल ये है कि अभी फ़ौज दोनों को एक ढील दे रही है कि ये पॉलिटिशियंस एक बारी बैठें, इनसे रिजॉल्व होता है, इनका ख्याल है कि रिजॉल्व नहीं होगा और अगर रिजॉल्व नहीं होता ये क्राइसिस और गहरा होगा। फिर जिसको हमेशा कहते हैं नाइट्स इन शाइनिंग आर्मर, फिर वो अपनी शराइत पे आके एक सुलह करवाएंगे या सोल्यूशन ढूंढेंगे, लेकिन अब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इसमें शामिल होंगे, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं। क्योंकि बाजवा साहब का अपना पॉलिटिकल बैगेज था, उन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने 2018 का इलेक्शन चुराया, फिर उस पर दूसरों ने इल्ज़ाम लगाया कि आपने हमारी गवर्नमेंट चुरा दी अप्रैल 2022 में। नई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई पॉलिटिकल बोझ नहीं है, इसलिए आई थिंक वो चाहेंगे कि वो उस वक्त इन्वॉल्व हों जब लगे ये कि बड़ा ग्रजिंगली, बड़ी मजबूरी से वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और तब जब वो होंगे तो वो फिर अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इन्वॉल्व होंगे, बैकफुट पे नहीं होंगे जैसे कि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी। तो ये बड़ा ट्रिकी टाइम आ रहा है और जो हिस्ट्री भी है, आई डोंट थिंक चौधरी बरादरान, खास साहब चौधरी साहब और मोहन्नस भी बड़ा इसमें ये इग्नोर नहीं करेंगे इस फैक्टर को। और अभी हमने देखना ही है, बहुत चेंजेस हो रही हैं, कामरान आप भी देख रहे हैं, नई पोस्टिंग्स हो रही हैं, सब कुछ है। देखना ये है कि क्या इंटेलिजेंस सेटअप आर्मी का, उसमें कोई तब्दीली आती है नहीं आती, DGI में, MI में, DGC का, वो बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट होगा जिससे हमें एक सोच की असल तब्दीली या टैक्टिक्स की तब्दीली तब हमें समझ आएगी। अगर उस सेटअप में कोई चेंज नहीं आता तो फिर आई थिंक हमें ज़रा आराम से, ध्यान से चीज़ों को देखना चाहिए। तो राशिद साहब, ये जो इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये किसी सूरत से अब दिमागी तौर पे आज़ाद सोच और तन्हा सोच की तरफ आ सकती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस एक आदत सी बन गई है, एक उनकी कंपल्शन हो गई है या उनकी ज़रूरत हो गई है कि उनको उनके साथ किसी न किसी सूरत से फ़ौज खड़ी रहे और उसकी किसी न किसी को ज़रूरत होती है, एक दूसरे को आउटविट करने की कोशिश करते हैं कि फ़ौज की हिमायत हमें हासिल हो जाए। इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? कामर साहब, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। देखिए, अगेन अगर तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग के बाद और उसके बाद ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ MRD और दूसरी रेजिस्टेंस जितनी भी मूवमेंट्स थी, उनकी नाकामी के बाद एक कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन बन चुका है हमारी सियासत में। और आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हर पार्टी जो है उसकी कोशिश ये होती है, क्योंकि ये यकीन हो गया उनको कि वो इक़्तिदार में उसी वक्त आ सकते हैं जब इस्टेब्लिशमेंट का उनके पास हिमायत हो इस्टेब्लिशमेंट की। तो यही गेम आज भी हम देख रहे हैं चल रही है।
अगर इमरान खान साहब कल तक बहुत ही अग्रेसिव तरीके से फ़ौज के बारे में बात कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहे थे, आज गालिबन उनको भी समझ आई है कि उनको वू किए बग़ैर वो इक़्तिदार में शायद नहीं आ सकते। और मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने ऐलान किया है तहवील करने का असेंबलियों का, वो उनके अपने MPAs रजिस्ट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है। बात यह है कि उनकी सारी सियासत कंस्टिट्यूंसी में बैठ जाएगी और वो अगला इलेक्शन कैसे जीतेंगे। तो रेजिस्टेंस अंदर से भी आएगा, हो सकता है PMLQ से भी आएगा। ये तहवील होती हैं या नहीं, वक्त बताएगा। मेरे ख्याल में थ्रेट ज़्यादा है, रियलिटी कम है। मालिक साहब, अभी शुरू में आपने ये बात की कि आपको लग रहा है कि ये एहसास हो रहा है इस वक्त जो रूलिंग अलायंस है उनमें कि हमें बेहतर ये है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं या कम अज़ कम इस हुकूमत से फ़िलहाल छुटकारा हासिल करें, हमें एक बफ़र मिल जाए, एक टाइम मिल जाए बीच में, ताकि हमारी याद जो है आवाम के जहनों से महव हो जाए और फिर वो इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। और शायद ये जो पहला उनका ख्याल था कि हम मुसलसल करते रहे हुकूमत, मगर एवरी पासिंग डे जिस तरह से इकॉनमी सिंक कर रही है वो सूरत हाल उनके लिए शायद बेरेबल नहीं है। मगर आप समझते हैं कि अब देयर आर सेकंड थॉट्स और वो सोचते हैं कि अब बेहतर है कि इस कहीं से वे आउट मिले तो निकल जाएं हुकूमत से और फिर हम केयर टेकर को दे दें। नहीं, शायद आप गलत समझे, मैं सिर्फ पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ। वहाँ जो सोच चल रही है सिर्फ पंजाब की हद तक कि इसकी तहलील रोकने से बजाय इलेक्शन होने दें, क्योंकि ये उनकी होम बेस है, उनका ख्याल है बहुत ज़्यादा वो ग्राउंड कवर कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। और एक बात जो अभी राशिद कह रहे थे, देखें इस्टेब्लिशमेंट की मुसीबत ये है कि गवर्नमेंट दो चीज़ों पर चलती है, या मॉरल अथॉरिटी हो और परफॉर्मेंस हो। यहाँ अगर किसी की परफॉर्मेंस है तो उनकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, अगर किसी की मॉरल अथॉरिटी थी तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट पे डालना कि इस्टेब्लिशमेंट ने इख्तियार दिया कि नहीं दिया, अपनी एबिलिटी लेने की होगी तो मिलेगी ना। सो इट्स नॉट फेयर कि हर चीज़ हम अपने से बरुज़िम्मा हो जाए सियासतदान और हर वक्त डाल देंगे वो जी फ़ौज नहीं करने देती। भाई आप परफॉर्म तो करें, टर्की की एग्जांपल आपके सामने है। तो राशिद रहमान साहब, क्या ये बात, ये तासुर सही है कि कैपेसिटी नहीं है पॉलिटिशियंस की, उनकी तैयारी नहीं होती है, वो अचानक इख्तिदार पे तो खैर आ जाते हैं, मगर फिर अचानक हमें देखते हैं कि रातों रात कोई वज़ीर तवानाई बन जाता है, तो कोई वज़ीर ख़जाना बन जाता है, तो कोई वज़ीर कॉमर्स बन जाता है, जिसका उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई उसकी मालूमात नहीं है, इसलिए उनकी कैपेसिटी नहीं होती है और इसलिए उनकी परफॉर्मेंस बहुत मीगर होती है। कामरान साहब, एक बात और भी है जिसकी बात मैंने अभी की कि कोलैबोरेशनिस्ट कल्चर, यानी ये कोशिश कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो तभी हम इक़्तिदार में आ सकते हैं। उसके साथ साथ एक और ट्रेंड चला हुआ है बहुत अरसे से, अब ज़ियाउल हक के वक्त से, वो है पेट्रोनाज का पॉलिटिक्स, यानी कंस्टिट्यूंसी में स्कीमें बनाना, पैसे देना और किसी तरीके से जो भी लोकल MNA है, MPA है, जो भी है, उसकी साख जो है उसको बरकरार रखना या उसको ज़्यादा मजबूत करना। इसने, मैं समझता हूँ, एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है। उसकी वजह से जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, शायद उनकी हालत जो है वैसी की वैसी रहती है या बदतर होती चली जाती है, और जो कुछ प्यारे हैं उनको जो है मुराहत मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स मिलती हैं वगैरह वगैरह। तो ये स्ट्रक्चरल एक मसला बन गया है जो परफॉर्मेंस अगर करना भी चाहे हुकूमत, तो मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे उसके असरात जो हैं वो जिन लोगों तक पहुँचने चाहिए वो नहीं पहुँच सकते, क्योंकि रास्ते में खाने पीने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अब ये भी एक परफॉर्मेंस पे आंच आती है हर हुकूमत की, और ये जनरल कल्चर बन चुका है, अफसोस से कहना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात भी वजह है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पे सारी बात डाल देना और अपनी परफॉर्मेंस अपने गिरबान में ना झांकना, ये भी तो ज्यादती है। पॉलिटिशियंस को भी काफ़ी बड़ी ज्यादती है, अपने रिकॉर्ड को देखना है और बेहतर करना है। बिल्कुल। मालिक साहब, ये बताएं कि आप जो बात कर रहे हैं कि शायद एक थॉट प्रोसेस है नून लीग में और उनमें कि चले इलेक्शन होने दे पंजाब में, लेकिन पीस मील बेसिस पे इलेक्शन तो कभी पाकिस्तान में नहीं हुए, पंजाब में तो नहीं, फिर ये KP में भी होंगे और फिर KP और पंजाब में हो जाएं, और जाहिर है कि वो नई असम्बलीज आ जाएंगी, वो 5 साल के लिए होंगी, फिर केयर टेकर सेटअप जब नेशनल इलेक्शन होंगे उसके लिए कहाँ से आएगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, परहैप्स ये डूएबल नहीं है। आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन आप अपने आप को उनके बूट्स में डालें।
अगर आपको ये नज़र आ रहा हो कि ये इलेक्शन आप हार जाएंगे बिकॉज आपने इतने सख्त इकनॉमिक फैसले किए हैं और आपको ये भी पता है कि 6-7 माह तक कुछ नहीं होना, तो अगर आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है तो आप कोशिशें करेंगे किसी केस में इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो, कुछ और लोगों को अंदर किया जाए, कुछ और कोई पैनिक क्रिएट किया जाए, कोई पावर यूज़ की जाए। डेस्परेट मेजर्स है ना, डेस्परेट टाइम है, डेस्परेट मेजर्स हैं। यकीनी शिकस्त तो किसी को कबूल नहीं है। इनफैक्ट अब वहाँ पे सोच ये तकवीत आ रही है कि पीस मील में हम ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं कि कहीं पे हमारा इन्फ्लुएंस होगा, कहीं पे नहीं होगा, लेकिन अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं तो हम भी बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड पे आ जाते हैं। ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है इनके लिए, लेकिन आई थिंक यही तो पॉलिटिक्स को हमने देखना है। और जैसे मैंने पहले पॉइंट किया था, कुछ चेंजेस हमें एस्टैब्लिशमेंट में देखनी बहुत ज़रूरी है कि उन स्ट्रक्चर्स में होती हैं या नहीं होती। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक वेदर कॉक होगा जो हमें आने वाले हालात आपके नज़दीक वो चेंजेस जो हैं वो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन पॉलिसी की निशानदेही करेंगी। चेंजेस नहीं होती हैं तो कंटिन्यूटी की वो इंडिकेट करेंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। तो राशिद रहमान साहब ये बताइए कि जो डेस्परेट मेजर्स की बात हो रही है कि गवर्नमेंट या जो रूलिंग अलायंस है वो डेस्परेट मेजर ले सकता है, और कई बार हम बातें सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, कल आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए, ये तमाम चीज़ें। बहरहाल इस दौरान हमने देखा है कि उन पर एक अटैक भी हो गया है, एक मर्डर अटैक हो गया है उन पर। तो ये इस किस्म के डेस्परेट मेजर्स जिसको कि मालिक साहब ने कहा अरेस्ट कर ले इमरान खान को, किसी सूरत से डिस्क्वालीफाई कर दे, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके आपके ख्याल में कोई पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? जी बिल्कुल होंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। आपने देखा कि हुकूमत की डिसमिसल के बाद से स्ट्रीट पावर के ज़रिए इमरान खान साहब ने दिखाया कि वो पॉपुलर हैं। कितने पॉपुलर हैं इस बहस में मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन बहरहाल उनकी जो फॉलोइंग है वो इंटैक्ट है और वो उनके लिए निकलने के लिए तैयार है। अगर आप उनके ख़िलाफ़ इस किस्म का कोई मेजर लेते हैं तो क्या उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी, ये एक सियासी सोच के तहत फ़ैसला करने की ज़रूरत है। जरदारी साहब पर मैं हैरान हूँ कि वो आए हैं पंजाब, सुना है कि पंजाब की सूरत हाल जो है कोई नो कॉन्फिडेंस या कोई और तरीका ढूंढने के लिए आए हैं और वो भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस बात पे हैरान हूँ। मेरा ख्याल है ये बहुत ही बेवकूफ़ाना अमल होगा अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई की गई। थैंक यू सो मच सर। राशिद रहमान साहब, अब मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।